बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यह आ गया हमारा आज का पाक 301 का आज का आपको जो फाइनल टर्म का पेपर है जो स्टूडेंट ने मेरे शेयर किया वो आ चुका है। तो काइंडली आपके लिए इसमें एक है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और तमाम जितने भी आपके सवाल जो स्टूडेंट ने मेरे साथ मेंशन किए हैं उन तमाम के मैंने सोल्यूशन भी नीचे आंसर भी दिए हैं ताकि आपको कहीं और सवाल को देखने में फाइंड करने की ज़रूरत ना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो। टू द पॉइंट मैंने नीचे आंसर ही मेंशन कर दिए, आप इसी को देखते हुए अपने पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आंसर भी इसमें मेंशन है। दूसरा, आप काइंडली प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप में तो बहुत से स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली ये तमाम मेहनत आपके लिए की जाती है, बाकायदा तो क्वेश्चन के बाकायदा स्टूडेंट से पूछने के बाद सोल्यूशन उनका फाइंड करके इसको टाइप करना, फिर वीडियो क्रिएट करना, काफ़ी मेहनत का काम है। आपको इस चीज़ का इल्म है। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब सिंपली चलते अपने सवालों की तरफ चलते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हुए। तो मैक्सिमम जो आपके MCQs थे वो 40 MCQs थे और एज़ पर स्टूडेंट्स के आपके जो मैक्सिमम MCQs थे वो थे कॉन्सेप्चुअल थे, मतलब पास पेपर से एक दुक्का या टिक्का आगे होंगे, मतलब 3-4 मैक्सिमम आ चुके हैं आपके पास पेपर से लग के आ चुके एज पर स्टूडेंट्स। बाकी जो आपके जो MCQs थे वो है कॉन्सेप्चुअल थे और हैंडआउट से बहुत सारे MCQs आए थे। आप हैंडआउट से एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। और ये जो होता है कॉन्सेप्चुअल है, ये पाक स्टडीज़ का पेपर होता है, तो ये इसके जो MCQs ज़्यादातर आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस ही होते हैं। वो पास पेपर या आप अपने बुक्स खोल के बैठ जाए वहाँ से आपको इतना वो फाइंड करना बेवकूफ़ी है। ज़्यादातर इसका आपका तो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, तो आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा अपने हैंडआउट्स को, तो आप फिर आसानी तरीके से अपने ये सॉल्व कर पाएंगे पेपर को। तो सिंपली अपने क्वेश्चन की तरफ देते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ नेचर स्लैश कलेक्टर पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी है, मतलब क्या काइंड ऑफ नेचर है पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका। तो सिंपली मैं आंसर मेंशन किया न्यूक्लियर पॉलिसी। पाकिस्तान हैज़ बीन चैंपियन ऑफ पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान जो है वो चैंपियन है पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। पाकिस्तान अवॉइडेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिस्पाइट हैविंग द नॉलेज एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग प्लूटोनियम यूरेनियम। यानी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को डिस्पाइट किया है, नॉलेज होने के बावजूद भी उसकी कैपेबिलिटी को प्रोसेस किया है प्लूटोनियम और यूरेनियम को। It was only for the sake of deterrence and reaction to India's nuclear explosion। इसका जो डिटरेंस और रिएक्शन है वो इंडिया का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है उसके रिलेटेड है। अगर सिंपली न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी जो है वो एक बहुत ही चैंपियन और पीसफुल यूजेज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। हमने जो है अब तक जो है हमारे पास प्लूटोनियम और उसका प्रोसेस करते हुए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को डिस्पाइट किया है और हमारी जो सेक है डिटरेंस रिएक्शन है वो इंडियाज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से मतलब मुतफिक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, उसमें हमसे पूछ रहे हैं हाईलाइट करें शाहुद्दीन कमीशन को सेट अप बाय अयूब खान इन 1960। 1960 में जो अयूब खान ने शाहुद्दीन कमीशन को यानी कि सेटअप किया था उसको हाईलाइट करना है। तो सिंपली हमने कहा शाहुद्दीन कमीशन, दिस कमीशन वाज सेट अप बाय अयूब खान इन 1960। इस सेटअप को अयूब खान ने सेटअप किया था 1960 के अंदर। द टास्क असाइन टू द कमीशन वर, जो टास्क असाइन किए थे कमीशन को वो ये थे। ए था टू एग्जामाइन द कॉजेज फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमें एग्जामाइन करना था कॉजेज फेलियर पार्लियामेंट्री सिस्टम को, और रिकमेंड करना था न्यू सिस्टम, हमें एक न्यू सिस्टम को रिकमेंड करना था व्यू में रखते हुए किनको, इन पॉइंट्स को, जीनियस ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इंटरनल कंडीशंस ऑफ द कंट्री और नीड ऑफ डेवलपमेंट। इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने न्यू सिस्टम को बनाना था, रिकमेंड करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है पेपर आपका ये, लेकिन अगर आप इससे अगर आप सीखें या प्रैक्टिस अच्छी करें तो आप आराम से, मैं तो बोलूँगा अगर 2 घंटे का पेपर मिसाल आई थिंक 1 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का है, तो आप बहुत जल्दी करके आ जाएंगे। आधे टाइम के अंदर आप अपना पेपर कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड जो एक और क्वेश्चन जो हमारा वो है, कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड बाय द नॉन मुस्लिम्स ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। कह रहे कौन से ऑब्जेक्शन जो है जो नॉन मुस्लिम ने बीच में लाए थे, रेज किए थे
जो 1949 को जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन चल रहा था उसमें नॉन मुस्लिम ने क्या जो ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किए थे। तो ऑब्जेक्शन बाय नॉन मुस्लिम ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने मेंशन किया। सबसे पहला क्या है, द मेजर ऑब्जेक्शन बाय द नॉन मुस्लिम, जो मेजर ऑब्जेक्शन था नॉन मुस्लिम का वो था कि गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू मिक्स द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दैट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा जो उनका नॉन मुस्लिम का ऑब्जेक्शन ये था कि गवर्नमेंट वो मिक्स कर रही है रिलीजन और पॉलिटिक्स को आपस में, जो हमारी जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। आगे हमने क्या कहा, द नॉन मुस्लिम ऑब्जेक्टेड ऑन द sovereignty of Allah and minority rights, saying it will promote inequality in the society। जो नॉन मुस्लिम का ऑब्जेक्ट था वो ये था कि सॉवरिटी ऑफ अल्लाह एंड माइनॉरिटी जो राइट्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं इनइक्वलिटी को सोसाइटी के अंदर। दे वर आल्सो ऑफ व्यू दैट शरिया वाज नॉट एडुकेट फॉर द मॉडर्न टाइम। तो उनका एक व्यू भी था कि शरिया जो है वो एडुकेट नहीं है मॉडर्न टाइम के मुताबिक। दे फेयर दैट, उनको खौफ था कि it will encourage the religious extremists to work for the establishment of theocratic state। उनको ये डर था कि जो इनकवरेज जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है वो काम करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, थियोक्रेटिक स्टेट के लिए। तो ये उनका डर था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्या ऑब्जेक्शन थे हमने बता दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाले दिन। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें डिफाइन करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिस्टम फॉर गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, ऑफन कोडिफाइड और रिटन डॉक्यूमेंट, जो कोडिफाइड करता है रिटन डॉक्यूमेंट को और स्टैब्लिश करता है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनोमस, और स्टैब्लिश करता है रूल्स और प्रिंसिपल्स को ऑटोनोमस के। ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर। बढ़ते हैं अब आगे इसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नोट है। राइट नोट ऑन द नेशनल लैंग्वेज इशू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर नेशनल लैंग्वेज का जो इशू था उस पर एक नोट लिखना है। सिंपली मैं यहाँ पर मेंशन किए, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज वो उर्दू है। एंड अरेंजमेंट शैल बी मेड और इट्स बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड अदर पर्पसेस विद इन 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे। तो अरेंजमेंट और उसके जो बाकी जो ऑफिशियल पर्पस थे वो 15 साल से जब से कमेंस हुआ है डे तब से यूज़ किए जा रहे हैं। सब्जेक्ट टू क्लास 1, सब्जेक्ट जो क्लास 1 है, द इंग्लिश लैंग्वेज may be used for official purposes until arrangements and made for its replacement by Urdu। जो ऑफिशियली जो पर्पस हमारे जो होते हैं अरेंजमेंट होती है उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, जो उर्दू को वहाँ पर रिप्लेस कर देती है। जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या लिखा है, विदाउट प्रेजुडिस टू द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। विदाउट प्रेजुडिस के जो हमारा नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस है प्रोविजन असेंबली के अंदर में बाय लॉ प्रिस्क्राइब मेजर फॉर द टीचिंग। असेंबली में बाय लॉ के मुताबिक है प्रिस्क्राइब किया गया, मेजर किया गया, टीच किया गया, प्रमोशन किया गया और यूज़ ऑफ प्रोविजनल लैंग्वेज, और यूज़ किया प्रोविजनल लैंग्वेज को इन एडिशन टू द एंड उसके अंदर एडिशन किया नेशनल लैंग्वेज को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। इसके बाद अब बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे क्या पूछा गया, कह रहे हैं एक्सप्लेन करें द एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी इन द सबकॉन। एवोल्यूशन जो टू नेशन थ्योरी का था सबकॉन पे वो क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। सिंपली हमने मेंशन किया द टू नेशन थ्योरी वाज द बेसिस फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। जो टू नेशन थ्योरी थी वो बेसिस का जो उसका था उसका जो बेस है वो है पार्टीशन है इंडिया का 1947 के अंदर। इट स्टार्टेड दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर टू सेपरेट नेशंस बाय एवरी डेफिनेशन। तो ये एक मुकर्रर पाया गया कि जो मुसलमान और हिंदू एक सेपरेट नेशन है हर डेफिनेशन के लिहाज से। एंड देयरफॉर जबकि मुस्लिम शुड हैव एन ऑटोनोमस होमलैंड इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो मुस्लिम जो है वो एक ऑटोनोमस होमलैंड चाहते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ पर वहाँ पर जो एरिया है ब्रिटिश इंडिया के अंडर, फॉर द सेफगार्ड ऑफ देयर पॉलिटिकल, ताकि वो अपने सेफगार्ड के लिए पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल राइट्स अपने मुताबिक जो विद इन और विदाउट अ यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड मतलब इंडिया के अंदर और इंडिया से हट के खुद के अपने कानून बनाए, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल राइट्स वगैरह।
द टू नेशन थ्योरी इज द आइडियोलॉजी दैट, द टू नेशन जो थ्योरी थी वो आइडियोलॉजी थी कि प्राइमरी आइडेंटिफाई ऑफ मुस्लिम, के प्राइमरी आइडेंटिटी किया था मुस्लिम ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इज दियर रिलीजन, उनका जो मजहब था उसकी बुनियाद पर, रेदर देन देयर लैंग्वेज और एथनिसिटी, लैंग्वेज और एथनिसिटी को दूर रख के, एंड देयर फॉर इंडियन हिंदूज एंड मुस्लिम आर टू डिस्टिंक्ट नेशनलिटी। तो उन्होंने कहा कि इंडियन हिंदूज अलग हैं और मुसलमान अलग हैं, ये दोनों अलग डिस्टिंक्ट नेशनलिटीज हैं रिगार्डलेस ऑफ एथनिक और अदर कम्युनिटीज, अगर रिगार्डेड एथनिक और अदर कम्युनिटीज को देखा जाए तो। दिस थ्योरी वाज अ फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट, ये थ्योरी थी फाउंडिंग प्रिंसिपल पाकिस्तान मूवमेंट की, दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो इसे हम कहते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, और इसे बोलते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के अंदर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट के जो मेन पॉइंट्स है वो क्या थे। तो सिंपली हमने यहाँ मेंशन किया द मेन क्लॉज ऑफ द लखनऊ पैक्ट वर, जो मेन क्लॉजेज हैं लखनऊ पैक्ट के वो ये हैं, देयर शैल बी सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए इंडिया के अंदर, मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मुस्लिम को 1/3 रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, देयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए फॉर ऑल द कम्युनिटीज, तमाम कम्युनिटीज के लिए, अनटिल अ कम्युनिटी डिमांडेड फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स, जब तक जो कम्युनिटी वो डिमांड नहीं करे ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स के बारे में। नंबर 4 पे सिस्टम ऑफ वेटेज शुड बी अडोप्टेड, सिस्टम जो वेटेज का होगा उसे अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये हो गए यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके तमाम आपके जो पेपर्स हैं उन सब के अंदर कामयाबी हासिल करे, तमाम पेपर्स आपको अच्छे नंबर से पास करे। और काइंडली कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मतलब एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।